Good morning, all. Today, our topic is North Sea continental shelf case. For this, we must know what is the continental shelf. Let's see what is the continental shelf. देखिए, कॉन्टिनेंट यू नो वेरी वेल. अगर मैं हिंदी में बात करूं कॉन्टिनेंट शेल्फ की, तो महाद्वीप जल मगन सीमा, जो जल में महाद्वीप की सीमा डूबी हुई है, दैट इज कॉल्ड द कॉन्टिनेंट शेल्फ. प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में देखियो, मान लो ये लैंड है और यहाँ से ये फर्स्ट लाइन जो है ये मेरी लैंड शो कर रही है, और जो ये सेकंड स्लोप में लाइन है ये सी के अंदर जो लैंड का एरिया है वो है, ये सारा सी है. इस तरफ राइट साइड में सारा सी है और लेफ्ट साइड में लैंड है. जो ये डार्क सेकंड लाइन दिख रही है, दिस इज ए कॉन्टिनेंटल शेल्फ. और ये सेकंड लाइन के नीचे जो मोर स्टीप देख रही है, यहाँ पे ज्यादा जो स्टीप आ रही है, इससे पहले ही कॉन्टिनेंटल शेल्फ ओवर हो जाती है. अब कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ये जो समुद्र है, आपको पता है समुद्र ओशियन का प्लेन नहीं होता है, जो बेस होता है. इसमें कुछ ट्रेंचेस, जिसको हम खाई गड्ढा बोलते हैं, बीच में होते हैं. और इसी तरह कुछ जगह उथली होती है जिसको हम माउंटेन बोल देते हैं. तो इस तरह सी का कंस्ट्रक्शन होता है. आप ये देखिए कि यहाँ से जब लैंड फर्स्ट लाइन जो हमारी एंड हो रही है, और उससे ये जो सेकेंड लाइन हो रही है, ये सेकेंड लाइन पे सेडिमेंट, यहाँ डेल्टा बनता है. ये फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन के पॉइंट्स पे जहां मिल रहे हैं, यहाँ डेल्टा बनता है, और इसके कारण सेकंड लाइन पे लगातार सेडिमेंट्स इकट्ठे होते जाते हैं. सेडिमेंट्स की परत 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 दर परत इकट्ठे होती जाती है, जो मिलके कॉन्टिनेंटल शेल्फ बनाती है. तो आई होप कॉन्टिनेंटल शेल्फ आपको क्लियर है. अगर मैं बात करूं ये कितने से कितने किलोमीटर की हो सकती है किसी भी स्टेट की, मिनिमम 6 किलोमीटर और मैक्सिमम 1500 किलोमीटर तक कॉन्टिनेंटल शेल्फ किसी भी स्टेट की हो सकती है. और इंडिया की हम बात करें तो इंडिया की 150 किलोमीटर का कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, लेकिन ऑन एन एवरेज की बात करें तो इट इज 64 किलोमीटर. तो आई होप इट इज क्लियर टू यू व्हाट इज द कॉन्टिनेंटल शेल्फ. Today our topic is North Sea continental case. आप यहाँ देखिए, ये मैप देखिए सभी. ये हमारा नॉर्थ सी है, और नॉर्थ सी कॉन्टिनेंटल केस जो हमारा स्टार्ट था डिस्प्यूट बिटवीन जर्मनी, ये जर्मनी है, और ये डेनमार्क है, एंड दिस इज द नीदरलैंड, इनके बीच में था. नॉर्थ सी इस तरफ की बाउंड्रीज को लेके था, कॉन्टिनेंटल शेल्फ को लेके, सॉरी, कॉन्टिनेंटल शेल्फ को लेके था. मैंने आपको बताया कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है. अब डेनमार्क और नीदरलैंड तो कह रहे थे इक्विडिस्ट, जो आर्टिकल 6 है जेनेवा कन्वेंशन का, उसमें कहा गया है कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ कैसे डिवाइड होगी, इक्विडिस्टेंस फार्मूला. तो नीदरलैंड और जर्मनी इक्विडिस्टेंस फार्मूला क्लेम कर रहे थे, सॉरी नीदरलैंड और डेनमार्क. जबकि जर्मनी कह रहा था मेरा जितना कोस्टल एरिया है, मुझे उसके अकॉर्डिंग कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो भी है मेरा राइट मुझे दी जाए, डिसाइड की जाए मेरे फेवर में कॉन्टिनेंटल शेल्फ. तो जर्मनी वाज जर्मनी ने ऑब्जेक्ट किया डेनमार्क और नीदरलैंड की इस एजेशन पे. और डेनमार्क और नीदरलैंड का एजेक्ट करने का बेस सिर्फ वही था, सेक्शन 6 ऑफ जिनेवा कन्वेंशन, और जिसके डेनमार्क और नीदरलैंड जो सिग्नेटरी या सिग्नेटरी थे, और उन्होंने रेटिफाइड भी किया हुआ था. जर्मनी ने उस ट्रीटी को रेटिफाइड नहीं किया था. तो दिस वाज द पोजीशन. अब हम बात करते हैं कि जो ये क्लेम कर रहे हैं डेनमार्क और नीदरलैंड इक्विडिस्टेंस फॉर्मूला की. इक्विडिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, मैं आपको एक मैप से बताती हूँ. इस पिक्चर से आप इक्विडिस्टेंस फॉर्मूला को यू कैन अंडरस्टैंड इन द मोर बेटर वे. सपोज वन स्टेट इज दिस, ये एंड सेकंड स्टेट इज दिस. ये ऊपर वाली सारी एक स्टेट है और ये नीचे वाली एक स्टेट है. ये इनकी लैंड बाउंड्री है, जमीन की बाउंड्री. यहाँ से एक लाइन इस तरह से ड्रॉ की जाती है कि उस लाइन का दोनों तरफ एरिया बराबर हो, डिस्टेंस बराबर हो. मान लो इस पॉइंट, ये पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट से ये डिस्टेंस एक पर्टिकुलर एंगल पे हम जब लेते हैं, और ये डिस्टेंस बराबर हो, तो क्या होगा, इससे इस स्टेट को भी इतना डिस्टेंस, इतना एरिया मिल जाएगा, और इस स्टेट को भी कॉन्टिनेंटल शेल्फ का इतना एरिया मिल जाएगा. सिमिलरली हर पॉइंट पर, ये थर्ड पॉइंट पर अगर हम सेम एंगल पे नीचे ड्रॉ करें, मान लो 30 डिग्री का एंगल हमने नीचे ले लिया, तो दोनों पे ही हमारा
एरिया बराबर होना चाहिए, बस आपने ये देखना है हर पॉइंट से एरिया बराबर होना चाहिए। तो दिस वाज द इक्विडिस्टेंस फॉर्मूला, ये इक्विडिस्टेंस फॉर्मूला था जो हमारा कौन क्लेम कर रहा था, जर्मनी एंड सॉरी नीदरलैंड एंड डेनमार्क। पर जर्मनी क्या कह रहा था, जर्मनी कह रहा था हमारा कोस्टल एरिया के अकॉर्डिंग हो, क्योंकि इसमें जर्मनी को बहुत कम एरिया आ रहा था, कोस्टल में जर्मनी को ज्यादा आ रहा था। अब लेट अस सी इन डिटेल अबाउट द केस। अभी हमने ये समझा कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या है, हमने देखा इक्विडिस्टेंस फॉर्मूला क्या है। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द मेन केस। सो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया, नॉर्थ सी कॉन्टिनेंटल केस क्या था, फिर भी यहाँ पे मैं फिर एक्सप्लेन कर दूंगी। इसकी साइटेशन ये रही 1969, इट इज आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का केस है ये। ये मैंने आपको बता दिया, इट वाज अ डिस्प्यूट बिटवीन द जर्मनी, नीदरलैंड, डेनमार्क एंड मेन इशू वाज रिगार्डिंग द delimitation of their continental shelf. We have discussed this. Treaty provision can, अब इसमें क्या था, मैं आपको थोड़ा पहले से एक बार ओरल बैकग्राउंड बताना चाहूंगी। ये मैंने आपको बता दिया कि डिस्प्यूट किसके अंडर था। आई होप इट्स क्लियर टू नो। अब जिनेवा ट्रीटी जो हुई थी, ट्रीटी परमिट द ट्रीटी क्या परमिशन दे रही थी कि सिग्नेटरी स्टेट्स को टू रिजर्व देयर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इक्विडिस्टेंट मेथड। आई ऑलरेडी टोल्ड यू। और both the Denmark and Netherlands contended that the equidistant special circumstances rule is only not only a conventional rule. जर्मनी और डेनमार्क मान रहे थे सिर्फ ये कन्वेंशन का रूल नहीं है, क्योंकि आप देखो कि जर्मनी इस ग्राउंड पे बच रहा था कि उसने सिग्नेटरी नहीं था ट्रीटी को, तो ट्रीटी उस पे बाउंड नहीं है। तो डेनमार्क और नीदरलैंड ने बोला कि ये सिर्फ कन्वेंशन का रूल नहीं है, बट ये कस्टम का रूल है, कस्टम भी यही है, तो जर्मनी हैव टू फॉलो कस्टम के ग्राउंड पे वो चाह रहे थे। और आपको पता है कस्टम इज सुप्रीम। तो एक इशू हमारा ये भी बन गया कोर्ट्स के लिए कि क्या ये कस्टम फॉलो होगा, अगर कस्टम है तो क्या ये फॉलो होगा। इसको देखते हैं पॉइंट्स को। और जर्मनी while denying the obligatory character of the provision contended that correct rule to be applied in just such case is one according to which each of state concerned should have a just and equitable share. जर्मनी ने किस ग्राउंड पे इसको वो किया है, जर्मनी ने कहा जस्ट और इक्विटेबल शेयर मिलना चाहिए, क्योंकि इक्विडिस्टेंस के अकॉर्डिंग जर्मनी को बहुत कम शेयर मिलता था और कोस्ट लाइन उसका ज्यादा था। तो जर्मनी ने डिमांड किया कि उसको जस्ट एंड इक्विटेबल शेयर दिया जाए ऑफ अवेलेबल कॉन्टिनेंटल शेल्फ, जितने भी कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, इन द प्रोपोर्शन ऑफ लेंथ ऑफ इट्स कोस्ट लाइन और सी फ्रंटेज। नाउ एक मिनट, वर्ड कोर्ट आईसीजे हेल्ड दैट, आईसीजे ने क्या कहा, आईसीजे के सामने इशू क्या था, एक तो ट्रीटी जर्मनी पे फॉलो हो गई या नहीं, उस पे तो आईसीजे ने क्लियर कर दिया। और वैसे भी फैक्ट्स में भी क्लियर था कि जर्मनी सिग्नेटरी रेटिफाइड नहीं किया था जर्मनी, तो जर्मनी पे तो बाउंडेशन नहीं थी। दूसरा, अब कस्टम के ग्राउंड को आईसीजे को बताना था, तो आईसीजे ने क्या कहा, एक ट्रीटी प्रोविजन कैन जनरेट द कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ इफ it is of a fundamentally norm creating character such as could regarding as forming the basis of general right, कि उसका करेक्टर ट्रीटी का जो भी प्रोविजन है उसका करेक्टर इतना फंडामेंटल है, इतना आधारभूत है कि उसको हम जनरल रूल ऑफ लॉ मान सकते हैं। अगर ऐसा है, जनरल एक्सेप्टेड मान सकते हैं, तो हम इसको कस्टम मानेंगे, अदरवाइज ट्रीटी रूल को। सेकंड, इवन विदाउट द पासिंग ऑफ एनी कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम, अगर हम ये ना देखें कि वो कस्टम्स कितने टाइम के लिए फॉलो हुआ है, छोटा टाइम भी हो सकता है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम भी हो सकता है, वैसे हम तो कहते हैं लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, पर यहाँ पे कोर्ट ने क्लियर कर दिया अगर हम विदाउट पासिंग ऑफ एनी कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम वो भी नहीं देखें, तो मेन चीज क्या है, एवरी रिप्रेजेंटेटिव इन द कन्वेंशन, कन्वेंशन के जो भी वो थे रिप्रेजेंटेटिव, कंसिडर दैट इट माइट सफिस टू, हर रिप्रेजेंटेटिव को लगना चाहिए कि अगर ये कस्टमरी रूल फॉलो हुआ तो जो शेयर उसको आ रहा है दैट इज सफिशिएंट टू इटसेल्फ, इंक्लूडिंग द इंटरेस्ट ऑफ अफेक्टेड स्टेट, जो स्टेट अफेक्टेड है, यहाँ पे जैसे जर्मनी अफेक्टेड है तो जर्मनी को भी ये लगना चाहिए कि ये शेयर मेरे लिए सफिशिएंट है। इन द प्रेजेंट केस नंबर ऑफ रेक्टिफिकेशन एंड एसेसरीज सिक्योर्ड वर हार्डली सफिशिएंट, ये कोर्ट ने बोला। लास्ट नेक्स्ट इज
कोर्ट ने एक और रिक्वायरमेंट बताई इसकी कि एन इंडिस्पेंसेबल रिक्वायरमेंट वुड बी दैट विद इन द पीरियड इन क्वेश्चन, जितने भी पीरियड की बात हो रही है, हाउएवर शॉर्ट दो इट में बी, कितना टाइम छोटा मर्जी हो, पर क्या मेन चीज है, स्टेट प्रैक्टिस शुड हैव बीन बोथ एक्सटेंसिव एंड वर्चुअली यूनिफॉर्म। ये पॉइंट देखिए, स्टेट की प्रैक्टिस जो रहनी चाहिए यूनिफॉर्म रहनी चाहिए और एक्सटेंसिव होनी चाहिए, एंड शो जनरल रिकॉग्नाइजेशन दैट द रूल ऑफ लॉ एग्जिस्ट, और सभी स्टेट ने ये रिकॉग्नाइजेशन किया और पहचान दी हो कि हाँ जी ये रूल ऑफ लॉ है, राइट, ओके। तो इन शॉर्ट में इसको हम कहते हैं ओपिनियो जुरिस। जुरिस्ट ने कहा हो कि हाँ ये एग्जिस्ट करता है, ये कस्टमरी रूल है। जुरिस ओपिनियो जुरिस मस्ट बी प्रेजेंट बिफोर अ प्रैक्टिस और यूसेज टू बिकम ए कस्टमरी रूल। तो ओपिनियो जुरिस भी होना जरूरी है। तो ये कोर्ट की कंटेंशन थी। नेक्स्ट पॉइंट, सॉरी, ये कोर्ट हेल्ड दैट, ये कोर्ट ने कहा अपने ऑब्जर्वेशन में। नेक्स्ट, कोर्ट क्लियरली हेल्ड दैट आर्टिकल 6 ऑफ जिनेवा कन्वेंशन इट नॉट ऑफ नॉर्म क्रिएटिंग कैरेक्टर। ऐसा नहीं है कि उसको सभी स्टेट रिकॉग्नाइज कर रही हैं। रीजन वही था कि जब ने कुछ स्टेट ने रेटिफाई नहीं किया था तो वो तो रिकॉग्नाइज नहीं कर रही है एज ए नॉर्म क्रिएटिंग क्रिएचर। बेसिक फंडामेंटल, जैसे हम कहते हैं हमारे फंडामेंटल्स राइट्स हैं, ये है फंडामेंटल नॉर्म्स है, तो कुछ स्टेट इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रही, देयरफॉर आर्टिकल 6 बाइंडिंग नहीं है। सेकंड, ओपिनियन ज्यूरिस जो हमने डिस्कस किया कि ज्यूरिस क्या मानते हैं कि क्या वो कस्टमरी रूल का फोर्स है उनमें, तो ओपिनियन ज्यूरिस यहाँ एब्सेंट थी। तीसरा, जस्ट एंड इक्विटेबल शेयर दिया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट लाइन। कोर्ट का डिसीजन यही रहा जर्मनी के फेवर में कि ऑन द जस्ट इक्विटेबल शेयर दे दो ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट लाइन। एक मैं आपको पॉइंट क्लियर करना चाहूंगी कि रीजनिंग के आदि कोर्ट ने प्रिंसिपल ऑफ जो इक्विडिस्टेंस है आर्टिकल 6 में, ये फर्स्ट पॉइंट पे आपको बता रही हूँ, वाज प्रीफेस्ड बाय द वर्ड्स इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, यानी कि उसमें क्लियर कट दिया गया है अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है ओनली देन आर्टिकल 6 ऑफ जिनेवा कन्वेंशन विल बी एप्लीकेबल, बट इफ देयर इज एग्रीमेंट दैट विल बी रेफर टू दैट। ठीक है, तो हमारा कंक्लूजन यही रहा, इंटरनेशनल लॉ जिनेवा कन्वेंशन नॉर्म क्रिएटिंग करेक्शन नहीं है, इसलिए वो कस्टमरी लॉ के कारण भी फोर्स नहीं होगी। दूसरा, ओपिनियन ज्यूरिस एब्सेंट है, तो कोर्ट ने डिसाइड किया कि इक्विटेबल शेयर दे दिया जाए ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट लाइन। So in this case, court articulated a new methodology of determining which provision in treaties can form the basis of universally binding customary law. Not only is there a definite meeting of the mind in the treaty, but also there is a clear articulation of the rule of law that gives the treaty a special impetus towards the formulating the general rule. So this was all about the court health. I hope it is clear to you. If you have any query or any question, you're most welcome. Thank you all.